हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, उससे पहले जो आपका काम है आप वो कर लें। वो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह की रियल स्टोरीज आपको सुनाता रहूँ, आपके लिए कहानियाँ लाता रहूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस यूट्यूब परिवार ने अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। तो चलिए आज की रियल स्टोरी पर चलते हैं। तो आज की कहानी हरियाणा की है, हरियाणा के गुड़गांव की, जो कि अब गुरुग्राम हो गया है नाम बदलकर। कहानी 80 के दशक की है, जब गुरुग्राम एक गांव हुआ करता था। तो हरियाणा के गुरुग्राम में 1980 में जंगल, पहाड़ियाँ, लोग भी वहाँ कम, बहुत कम आया जाया करते थे। और शाम होने के बाद तो लोग घर से भी नहीं निकलते थे। चारों तरफ एक तरह का जंगल हुआ करता था। ऐसा ही था गुड़गांव 80 के दशक में। कि तभी 80 के दशक में अचानक दिल्ली के आसपास सटे कुछ इलाकों की तकदीर पलट गई, जिसमें एक नोएडा है, जिसकी वजह थी कि दिल्ली के करीब था। दूसरी बात, दिल्ली में बिजनेस बढ़ रहा था, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी। अब लगा कि दिल्ली के आसपास के इलाकों को डेवलप किया जाए, बसाया जाए, इसे बसाया जाए। दिल्ली की राजधानी के करीब होने का फायदा होगा। तो इसी में गुड़गांव का ये ख्याल आया, और डीएलएफ वो आगे आगे आया कि दिल्ली के करीब एक मॉडल शहर बनाते हैं, एक मॉडल शहर बसाते हैं, जो बिल्कुल मॉडल होगा, टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जहां वो सारी चीज़ें होंगी जो दुनिया की कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी हर ज़रूरत की हर सहूलियत का सामान वहाँ हो, हर ज़रूरत की सहूलियत की चीज़ें वहाँ हों। क्योंकि पूरा इलाका सुनसान वीरान था, कुछ नहीं था वहाँ पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लोगों के पास ज़मीन थी। तो जब गुड़गांव को डेवलप करने का आइडिया आया, तो गुड़गांव के लोगों की भी किस्मत चमकी। जिन लोगों के पास ज़मीनें थीं और जिन ज़मीनों के दाम बहुत मामूली हुआ करते थे, अब पूरा शहर बसाने के लिए लोगों से वो ज़मीनें भी खरीदनी थी। तो ज़मीन का भाव अचानक सोने जैसा हो गया। और जिन लोगों के पास पुरखों की ज़मीनें थीं, पुश्तों की ज़मीनें थीं, उन लोगों के दिन बदल गए। ज़मीन ऊंचे ऊंचे दामों पर बिकी। उसके बाद पैसे आए, पैसों के साथ बहुत सी बुराइयां भी आईं। फिर वहाँ के लोगों का भी रहन-सहन बदला, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ आईं, लाइफ़स्टाइल बदला। इस वजह से क्राइम भी बढ़ा, रेप बढ़े, डकैती बढ़ी, चोरियाँ शुरू हो गईं। लेकिन 80 के दशक में जब गुड़गांव को बसाने का काम शुरू हुआ, तो वहाँ कई अनहोनी चीज़ें भी शुरू हो गई होना। कई जगह पे खुदाई होती तो वहाँ कंकाल निकलते, पुराने-पुराने। लोग डर जाते कि ये क्या है। लोग कई लोग वहाँ रहने गए, तो वहाँ कुछ हरकतें होती अजीब-अजीब, घर दूर-दूर लोगों के। कई लोगों के घर में अनहोनी घटनाएँ होने लगीं। तभी एक परिवार ने बनारस के एक बाबा को बुलाया कि बाबा, यहाँ अजीब-अजीब आवाज़ें आती हैं हमारे घर में, बुरी आत्मा है, भूत है। तो बाबा कहते हैं कि मैं देखता हूँ। कि तभी कुछ दिन बाद बाबा की तबीयत खराब हो गई, और बाबा वहाँ से चीखते चिल्लाते भाग गए, ये कहकर कि यहाँ एक लड़की का साया है, उसकी बुरी आत्मा है, ये तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। ये सब कहकर बाबा भाग गए वहाँ से। खैर, बहुत कहानियाँ आईं इस तरह की वहाँ गुड़गांव से। पर समय बीतने के साथ लोगों की आबादी भी बढ़ने लगी। पर जब इस तरह की बातें ज़्यादा होने लगी, तो कई लोगों ने रिसर्च किया इस बात पर। तो पता चला कि जब मुगलों का दौर था अपने देश में, तो उस वक्त ऐसी बहुत सारी यहाँ चीज़ें हुई, और चंबल के डाकू डकैत वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को लूटते थे, उन्हें मार देते थे, और वहीं उन्हें गाड़ भी देते थे, दफना दिया करते थे वहीं पे मार के। बहुत से व्यापारियों के साथ भी ऐसा हुआ था। तो डाकुओं का भी डर था, असर था। और उस जमाने में दिल्ली और जयपुर आने जाने के लिए एक रास्ता वही था, और वो रास्ता यहाँ गुड़गांव से होकर भी निकलता था, जो एकदम सुनसान इलाका रास्ता, बिल्कुल उसी तरफ से निकलता था, सुनसान इलाका बिल्कुल। इसलिए 80 के दशक में खुदाई के दौरान जब गुड़गांव के पुराने कंकाल वहाँ से निकल रहे थे गुड़गांव में। खैर, गुड़गांव तेजी से अब डेवलप हो रहा था, छोटी बड़ी सभी कंपनियां वहाँ आ रही थीं। दुनिया भी ऐसी कोई कंपनी नहीं थी दुनिया की जिसका गुड़गांव में दफ्तर ना हो। लोग भी वहाँ काम के लिए रहने लगे, बसने लगे, आने लगे। इसी तरह वहाँ एक बीपीओ आई, एक उद्योग विहार है गुड़गांव में। उस उद्योग विहार में एक बीपीओ हुआ करता था, सैफरॉन उस बीपीओ का नाम हुआ करता था। उस बीपीओ में बहुत सारे मुलाजिम काम किया करते थे, और कुछ लोग तो वहाँ बाहर के भी थे।
और वहीं पास में ही बीपीओ के पास किराए पर एक कमरा लेकर रहते थे। हर कोई करता है ये, अपने ऑफिस के पास, अपने दफ्तर के पास, ज़्यादा दूर ना हो घर, इसीलिए किराए पर कमरा लेकर अपना घर छोड़कर किराए पर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, काम काज के लिए। उसी बीपीओ में एक लड़की भी काम किया करती थी, उसका नाम था रोज। बहुत होनहार लड़की, करीब 26-27 साल उसकी उम्र होगी। वो अपने काम में सीरियस थी, अपना काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया करती थी। कई महीने तक तो वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। बीपीओ में ये काम होता है कि कॉल रिसीव करना, जो परेशानी है उसे सॉल्व करना। रोज का कॉल सेंटर में करीब साल भर से पहले काम कर रही थी रोज। उससे उसके नाम से सब खुश थे, उसके काम से सब खुश थे। एचआर भी खुश थे रोज से और उसके काम से। वहाँ कॉल सेंटर की टीम लीडर भी खुश, उसके काम के असर की वजह से भी वो कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी 2005 में रोज एक फ़ोन उठाती है। किसी कस्टमर का फ़ोन होगा, जिस कंपनी के साथ उस बीपीओ का संबंध होगा, रिश्ता होगा। रोज फ़ोन पर बात करती है। हालांकि जो ये कॉल आता है, उस कॉल का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से ज़्यादा 10 मिनट तक का होता है। 2, 4, 5, 10 मिनट तक का। आपने भी देखा होगा जब आपके पास कोई कॉल आता है इसी तरह कंपनी से, तो वही 2, 4, 5 मिनट की बात होती है बस। उस रोज भी करीब 12 बजे उस कॉल सेंटर में एक कॉल आता है। रोज उस कॉल पर बात करती है, पर बात इत्तेफाक से लंबी खिंचती जाती है, लगभग 1 घंटे के आसपास। टीम लीडर उसके आसपास ही थी, जो कॉल सेंटर की टीम लीडर थी, वो रोज के केबिन के आसपास ही थी। वो जब भी आए तभी देखें कि वो इसी नंबर पर बात करे जा रही है। टीम लीडर सोचती है कि शायद मसला बड़ा होगा, तो उसने कुछ कहा नहीं। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद अचानक रोज का पूरा जो रवैया था वो बदल जाता है। गुस्से में भी, परेशान भी, और बिना किसी को कुछ कहे हुए रोज वो वहां से चली जाती है। उसके एम्प्लॉय पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो किसी को कुछ बताती नहीं है, बस अपना बैग उठाती है और चली जाती है। टीम लीडर और एम्प्लॉय ये पूछती हैं तो वो कहती है कि बस ये कहकर गई है कि घर जा रही हूँ। बस इतना कहकर चली गई। टीम लीडर को चिंता हुई कि क्या हुआ, इतनी देर से इतनी होनहार एम्प्लॉय थी। फिर टीम लीडर को ये भी शक था कि वो 1 घंटे से इस फ़ोन पर बात कर रही थी, तो जो नियम होता है लास्ट के नंबर चेक करके पता करें किसका नंबर है किसका नहीं। तो जब टीम लीडर उस नंबर को देखती हैं कि आखिर कौन था फ़ोन पर, नंबर किसका है, तो जब टीम लीडर रोज का लास्ट कॉल वाला नंबर चेक करती हैं तो उसकी हवा खराब हो जाती है। रोज बात तो 1 घंटे से कर रही थी, पर सामने से कॉल पर कोई था ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं था, मतलब किसी की कॉल ही नहीं आई थी। खैर टीम लीडर कहती हैं कि चलो शायद होगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। अब अगला दिन होता है, सभी एम्प्लॉई दफ्तर आ जाते हैं, रोज के भी आने का टाइम होता है, पर रोज नहीं आती। टीम लीडर पता करते हैं, उसे कॉल मैसेज करते हैं, मेल भेजते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। 4-5 दिन बीतते हैं, रोज का कुछ अता पता नहीं। फिर टीम लीडर को चिंता होती है, वो रोज के घर का पता निकालते हैं और इस सैफ्रॉन बीपीओ में जो गाड़ी लगी थी एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए, जो वैन थी, और रोज रात को भी नाइट शिफ्ट कर चुकी थी रोज। तभी टीम लीडर उस कैब ड्राइवर से रोज के बारे में कहते हैं, कैब ड्राइवर को रोज के घर भेजते हैं। ड्राइवर जाता है, कैब ड्राइवर हर रोज जहाँ से वो रोज को लाता था और उसे छोड़ता था, वो कैब ड्राइवर उसी घर की बेल बजाकर देखते हैं। मकान मालिक बाहर आते हैं। वो कैब ड्राइवर उस शख्स को कहता है कि रोज कहाँ है, वो कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रही है, ना मेल का जवाब दे रही है, फोन भी बंद है उसका, तो कहाँ है वो। इतना सुनने के बाद वो मकान मालिक उस कैब ड्राइवर का मुंह देखते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। वो ड्राइवर बताता है कि मैं सैफरॉन बीपीओ कॉल सेंटर से आया हूँ। पर वो मकान मालिक कहता है कि आप जिस रोज के बारे में बात कर रहे हैं, इस नाम की कोई भी लड़की यहाँ नहीं रहती। आपने उन्हें यहाँ जरूर छोड़ा होगा, पर वो हो सकता है वो कहीं और रहती हो। खैर
कैब ड्राइवर ये सब सुनकर वहाँ से वापस बीपीओ आ जाता है और ये पूरी बात टीम लीडर और एचआर को बताता है। वो लोग भी सोचते हैं कि कोई लड़की अपना पता गलत क्यों लिखवाएगी। फिर सोचते हैं कि हो सकता है प्राइवेसी की वजह से रोज ने अपना एड्रेस सही ना लिखा हो, सही ना दिया हो। खैर टीम लीडर और एचआर मिलकर रोज की असली घर का एड्रेस पता करते हैं। इस चीज में थोड़ा समय लगता है पर रोज का घर मिल जाता है। टीम लीडर अपने ऑफिस से एक एम्प्लॉय को उस एड्रेस पर भेजते हैं रोज के बारे में जानने के लिए। सेफ्रॉन बीपीओ कॉल सेंटर का वो एक एम्प्लॉय उस एड्रेस पर पहुंचता है। उस घर में दो लोग थे। एम्प्लॉय बेल बजाता है। घर से दो लोग बाहर निकलते हैं। कंपनी का एम्प्लॉय उनसे कहता है कि रोज का घर यही है। वो लोग कहते हैं कि हाँ यही है और हम रोज के माँ बाप हैं। एम्प्लॉय कहता है कि रोज इतने दिनों से दफ्तर नहीं आई है, ना ही मेल, मैसेज, कॉल इन सब का जवाब दे रही है। फोन भी बंद है उसका। रोज रोज कहाँ है? रोज कहीं चली गई है क्या? कि तभी रोज के माँ बाप कंपनी के एम्प्लॉय से पूछते हैं कि कब से नहीं आ रही है रोज दफ्तर। तो कंपनी का एम्प्लॉय कहता है कि यही कुछ 15 दिन से। कि तभी रोज के माँ बाप कहते हैं कि आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, क्योंकि रोज को मरे तो पूरे 8 साल हो चुके हैं। 1998 में रोज की मौत हो गई थी। 1998 में उस वक्त हमारी बेटी 26 साल की थी। इस बात को सुनकर एम्प्लॉय थोड़ा सा अजीब सोचने लगता है कि रोज के माँ बाप के बारे में एम्प्लॉय से फिर से पूछने पर रोज के माँ बाप फिर से यही बात बोलते हैं और इस बार फोटो दिखाकर बताते हैं उस एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय को पूरा यकीन हो जाता है रोज के माँ बाप पर और अब उनकी बातें सुनकर उस एम्प्लॉय की हवा खराब हो जाती है और वो एम्प्लॉय कंपनी में आकर ये पूरी बात एचआर को और टीम लीडर को बताता है। पर उससे पहले वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या ये सब सच है, लेकिन वाकई में वो सच मान लेता है। वो भी जब जब उसके माँ बाप रोज के उसको फोटो दिखाकर बताते हैं कि 1998 में मौत हो चुकी है। ये सब बातें बताता है जाकर कंपनी में। अब कंपनी में भी लोगों को यकीन नहीं होता। वो एक घंटे वाली कॉल भी याद आ जाती है जब कंपनी को ये बात पता लगती है। तो अब ये बात जब पता लगती है तो एक घंटे वाली कॉल भी याद आ जाती है और यहाँ दूसरी तरफ से भी कोई फोन पर था नहीं। ये सब चीजें याद आती हैं। तो धीरे धीरे ये बात अब पूरे ऑफिस में फैल जाती है और वो एम्प्लॉय जो रोज के घर गया था, उसके साथ काम करता था, वो ज्यादा डरा घबराया हुआ। रोज के जो करीबी दोस्त थे उनको अचानक दिल का दौरा पड़ता है। कुछ लोग और थे जिनके साथ रोज ज्यादा उठा बैठा करती थी, उन लोगों की भी दिमागी स्थिति बिगड़ने लगती है। कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। कंपनी को लगा कि अगर ये बात बाहर जाएगी, लोगों को पता चलेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, एम्प्लॉय डरेंगे फिर। तो इस बात को दबाया जाता है। पर पूरी कहानी जो निकल कर आती है वो ये कि ये बीपीओ जिस जमीन पर बनी थी वो एक कब्रिस्तान हुआ करता था और बहुत पुराना कब्रिस्तान, करीब 100 साल से ज़्यादा पुराना। पर जब ये रोज की कहानी आती है तो वहाँ के और एम्प्लॉय भी बात बताते हैं कि जैसे बेसमेंट में पार्किंग थी, गार्ड वहाँ ड्यूटी पर था, बैठा था कुर्सी पर और दूसरी कुर्सी पर पैर रखे हुए था अपने। तो उसे लगा कि उसका पैर किसी ने हटाया है। उसने सोचा शायद वहम है। वो दोबारा पैर रख लेता है, फिर उसका पैर हटा देता है कोई। अगर थोड़ा सा नींद में आ गया तो किसी ने उसके गाल पर चांटा मार दिया उठाने के लिए। वो भागता है, सबको बताता है, पर कोई यकीन नहीं करता कि शायद तुम नींद में होगे, सपना देखा होगा कोई। एक एम्प्लॉय बताती है इसी तरह की, मैंने अपने आप लिफ्ट को खुलते और बंद होते देखा है, जबकि किसी ने बटन तक नहीं दबाया था लिफ्ट का। ऐसे ही जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट में दो मुलाजिम थे कि तभी किसी औरत के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जब दोनों एम्प्लॉई एकदम से बाहर निकले तो एक दूसरे से पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्लाई? पर दोनों मना करने लगे कि नहीं, मैं नहीं चिल्लाई। इस तरह की बहुत सी कहानियां किस्से सुनने में आने लगे। अजीब अजीब हरकतें होने लगी। पर जब ये रोज वाली कहानी बाहर पहुंची
तो लोग भी वहाँ के पैनिक हो गए। यहाँ तक कि पुलिस के पास तक ये बात पहुँची। पर पुलिस का कहना था कि हमारे पास किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, ना कोई आया, तो हमने भी कुछ किया नहीं इसमें। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। बस पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, वो भी हो जाती अगर इस केस की छानबीन होती तो। पर आज सब ठीक है। आज 2024 में बैठे हैं हम। आज इस गुरुग्राम से कोई भी इस तरह की खबर, कहानी, किस्से नहीं आते। कहते हैं समय बहुत बलवान है, सब बदल जाता है समय के साथ। तो ये थी 1998 में मरी रोज़ की कहानी, जो 2005 तक काम करती रही एक बीपीओ में। हजारों लोगों से जिसने बातें करी, हजारों लोगों की परेशानी मसला दूर करा, वो रोज़ जो मर चुकी थी 1998 में ही। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की रियल स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं हर बार आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।